वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे साइंस का जो है अपना फिजिक्स में जितना सारा मतलब वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम लोग लिए हैं प्रकाश को, फिर प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, विद्युत धारा है और मतलब कि इसमें क्या है, विद्युत चुंबक है। इससे जितना सारा टॉपिक का नाम बताए हैं, इससे जितना सारा मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाश तंतु होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण कहाँ से, सघन से कहाँ जाए, विरल में, सघन से, और इसी के अंदर में क्या होगा, टकरा के वापस इसी में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश तंतु किस पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृग मरीचिका किस का उदाहरण है? तो मृग मरीचिका क्या है? मतलब भ्रम किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनका कौन सा गुण प्रभावित होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरण, ये वायु है और ये कांच है, तो मान लीजिए वायु क्या है, विरल माध्यम, और कांच क्या है, सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाएगी तो ये क्या होगा, जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन ये क्या होगा, मतलब कांच है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुण प्रभावित होता है? इसका तरंग दैर्ध्य बदलेगा और वेग भी बदलेगा, लेकिन इसमें आवृत्ति नहीं बदलेगा। आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। चलते हैं। अब देखिए, यही बात यहाँ लिखी हुआ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित मतलब नो चेंज, मतलब उसकी मतलब ये है, आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो बदलेगा क्या? तरंग दैर्ध्य और वेग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो बाहर से कलई क्या हो और अंदर से उसका परावर्तक सत्ता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। चलते हैं सुन पे। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग सजावट करते हैं प्रकाश सजावट में, तो उसमें विसर्जन जो लैंप होता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो नियोन का। किसका? नियोन का, मतलब Ne, मतलब नियोन का प्रयोग करते हैं। और नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। चलते हैं सुन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, जबकि बैगनी रंग की तरंग क्या होता है? सबसे कम। जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को तो ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल। सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी। सबसे नीचे बैगनी। तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। लाल का झुकाव सबसे कम, बैगनी का झुकाव सबसे अधिक। उसी तरह कहेंगे कि अपवर्तनांक, तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो लाल का अपवर्तनांक क्या होगा? कम, और बैगनी का अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्षितिज के समय सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट पे। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो इसका भी कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन। जैसे अब प्रकाश का अपवर्तन का कुछ और उदाहरण है कि जैसे ये रखा हुआ है ग्लास में ये छड़ रखा हुआ है, तो ग्लास में जो छड़ रखा हुआ है तो जब हम छड़ को देखेंगे तो क्या होगा? कुछ टेढ़ी दिखाई देगा। तो इसका भी कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन। ये है नदी है, तालाब है, और ये तालाब में मछली है। तो मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
ये बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं निष्कर्ष पे। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है और उसका लाल रंग तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा। परिकिरण मतलब कि उसका झुकाव, उसका फैलाव क्या होगा? कम होगा और तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए खतरे के संकेत में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लाल प्रकाश का। चलते हैं निष्कर्ष पे। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो साबुन में पतले झाग में जो कैसा दिखाई देता है? चमकदार रंग। किसके कारण? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। वहाँ पे परावर्तन भी होता है और व्यक्तीकरण भी होता है, इसीलिए साबुन के पतले झाग कैसा दिखाई देता है? चमकदार। चलते हैं निष्कर्ष पे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी, तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी तो अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्णन होता है। मतलब छोटा जो होता है उसकी अपेक्षा जो लघु मतलब बड़ा जो होता है वो उसका प्रकीर्णन क्या होता है? ज़्यादा। इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। अगर पूछेगा कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलते हैं उस पे। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। अब चलिए यहाँ पे क्या है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, जैसे निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉकेट साल्ट में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल में कितना होता है? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नाइनोल में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परंपरागत कैमरे के लिए किस भाग में आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? आंखों के रेटिना की तुलना कैमरा में हम लोग किस भाग को करते हैं? तो फिल्म। किसके भाग? कौन सा भाग को? तो फिल्म का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंडोस्कोप किस सिद्धांत का होता है? देखिए एंडोस्कोप का यूज कहाँ है? जो पेट में क्या करते हैं हम लोग? एक पाइप के द्वारा कैमरा भेजकर पेट में देखते हैं कि पेट में जो मतलब कि जहाँ भी प्रॉब्लम होता है उसको मतलब हम लोग एंडोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलते हैं सुन पे। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसे होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। जो लाइट रेडिएशन जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को, देखिए कोई भी वस्तु का रंग मतलब किस पे डिपेंड करता है और कैसा होता है? तो वह जिसको परावर्तित कर दे। जैसे मान लीजिए किसी का कपड़ा काला दिखाई दे रहा है, तो काला क्यों दिखाई दे रहा है? सारे रंग को अवशोषित कर लेता है, लेकिन काले वाले जो रंग है उसको क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। जैसे ये पत्ती है, पत्ती का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? सारे रंग को वो अवशोषित कर लेता है, लेकिन हरा रंग को क्या कर देता है? परावर्तित। तो जिस रंग को वो परावर्तित करेगा वो मतलब वो चीज ऐसा ही दिखाई देगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए तराशने में उसकी चमक बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो ठोस में प्रकाश की गति क्या होता है? सबसे कम। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में। प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा क्या होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश के, देखिए जैसे रंग की बात है, कलर की बात है, लाल, हरा, काला, पीला क्यों दिखाई देता है? तो वहाँ पे किसके कारण होगा? परिकिरणन के कारण। चलते हैं सूर्य पे। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को
फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले और नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीला, हरा और लाल तीन, देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन है? आपसे पूछेगा प्राथमिक रंग इनमें से कौन कौन सा है? तो नीला है, हरा है और लाल है। चलते हैं पे। वस्तु के त्रिविमीय मतलब 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी। चलते हैं पे। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। मतलब प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। चलते हैं क्वेश्चन पे। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन पे। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार मतलब कर्व्ड होने के कारण। मतलब दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है। तो क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का जो सतह है कैसा है? कर्व्ड होने के कारण उसका जो संकेत है मतलब कि नहीं मिल पाता है निश्चित दूरी के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन का। किसका? आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग करते हैं। चलते हैं उसमें। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति को पूरा इमेज देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए? तो व्यक्ति का ऊंचाई मान लीजिए 5 मीटर है या 5 फीट है, तो इस व्यक्ति के जितना हाइट है उसके आधे हाइट का क्या होना चाहिए? समतल दर्पण। मतलब व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। चलते हैं पे। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए मतलब वाहन है, वाहन में पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं सुनते पे। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा। चलते हैं पे। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? मतलब किस कलर का मतलब एनर्जी सबसे अधिक होता है? तो नीला प्रकाश। चलते हैं इस पे। एक आंख की अपेक्षा 2 आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई की सही अनुमान होता है। चलते हैं इस पे। वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरणन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण। मतलब परिकिरणन क्यों होता है? क्योंकि जो अपना ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या है? धूल कण है। इसी धूल कण के कारण वायुमंडल में क्या होता है? प्रकाश का परिकिरणन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब कि नज़दीक की वस्तु को देख ले और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख ले लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया। चलते हैं पे। अब देखिए यहाँ विभिन्न रंग और उसके तरंगदैर्घ्य। जैसे बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से लेके 4600 एंगस्ट्रम। देखिए यहाँ तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। नीला या जामुनी का कितना होता है? 4460 एंगस्ट्रम से लेके 4650 एंगस्ट्रम। फिर चलते हैं आसमानी का कितना होता है? 4650 से 5000 एंगस्ट्रम। फिर हरा का कितना होता है? 500 एंगस्ट्रम से लेके 5700 एंगस्ट्रम। फिर चलते हैं पीला का कितना होता है? तो पीला का होता है 5700 एंगस्ट्रम से लेके 5900 एंगस्ट्रम। फिर चलते हैं नारंगी कितना होता है? तो 5900 एंगस्ट्रम से लेके 6200। चलते हैं पे। लाल 6200 से 7600 एंगस्ट्रम।
धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? देखिए, जो धूप का चश्मा होता है वो पावर वाला होता नहीं है, पावर वाला नहीं होता, उसका क्षमता कितना होता है? शून्य डायोप्टर। अब देखिए यहाँ पे चश्मे मतलब यहाँ पे क्षमता मतलब कि चश्मे की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। चलते हैं उस पे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होता है? अनंत। चलते हैं उस पे। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। चलते हैं उस पे। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलते हैं उस पे। खोजी बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो खोजी बत्ती मतलब सर्च लाइट में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं उस पे। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से। देखिए रमन प्रभाव में क्या होगा? जो भी पारदर्शी माध्यम होगा उसी में रमन प्रभाव कार्य वर्क करेगा। चलते हैं उस पे। ध्वनि की पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। चलते हैं इस पे। दो समानांतर, देखिए आप दो समानांतर दर्पण के बीच में कितने अनंत बनते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। चलते हैं उस पे। जब लाल, नीला और हरे प्रकाश के पुंज को एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो उजला मतलब सफ़ेद। चलते हैं उस पे। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम। चलते हैं उस पे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तब प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इससे बढ़ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और ये जिस पे पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? और रंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण क्रम। चंद्रमा का प्रकाश, देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में। चलते हैं उस पे। देखिए अब इंद्रधनुष में के रंगों का सही क्रम पहले बैगनी, फिर लाल, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो हम कैसे याद करेंगे? बैजानी पिनाला, पीनाला। देखिए ब से बैगनी, जा से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, प से पीला, अना से नारंगी, अला से लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी है। अगर इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या घटना होना चाहिए? तो उसमें वर्ण विक्षेपण भी होना चाहिए, अपवर्तन भी होना चाहिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना चाहिए। चलते हैं उस पे। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा। चलते हैं उस पे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य का कौन सी किरण उत्तरदायी होता है? तो सूर्य से आने वाली जो पैरावैग्निक किरण होता है वह रेटिना के जलने के लिए उत्तरदायी होता है। चलते हैं स्टूडेंट पे। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निकलता है? जो हैलोजन लैंप होता है उसका तंतु किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है? तो टंगस्टन और सोडियम का। चलते हैं स्टूडेंट पे। 1 किलोवाट का मान होता है, 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। चलते हैं स्टूडेंट पे। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सी से लेके कितना? 2500 डिग्री सी। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में
परिवर्तन करती है। इसीलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए बिजली के बल्ब से की तुलना में इसमें क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा मिलता है, इसीलिए बिजली बल्ब की अपेक्षा हम किसका उपयोग करेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब का। चलते हैं इसमें, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होता है, तो फ्यूज जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, शक्ति भी उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है। मतलब फ्यूज का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, शक्ति भी अधिक होगा, लेकिन गलनांक क्या होगा, कम। चलते हैं इसमें, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है, तो दिष्ट धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलते हैं इस पे, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलते हैं इस पे, टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा को किस रूप में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं इसमें पे, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातु से निर्मित होता है। देखिए अगर हम मान लीजिए घर में जो हम लोग क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई करते हैं, तो विद्युत सप्लाई के लिए जो फ्यूज लगाते हैं तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम। मतलब जो फ्यूज हम घर में उपयोग करते हैं तो इस फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए, अधिक, कम होना चाहिए। और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक, और गलनांक कम। चलते हैं इस पे, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। चलते हैं इस पे, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, मतलब एसी को अगर हमको डीसी में बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर से। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस। चलते हैं इसमें, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 10 की पावर 4 ओम। विशेष परिस्थिति में ये 10 की पावर 6 ओम हो सकता है, लेकिन अधिकतर कितना होता है, 10 की पावर 4 ओम। चलते हैं इसमें, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन के साथ पारा वाष्प। मतलब किसमें, ट्यूबलाइट में आर्गन भी रहता है और उसके साथ क्या रहता है, पारा का वाष्प। चलते हैं इसमें, प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो प्रतिदीप्त बल्ब में मरकरी के और नियोन गैस। चलते हैं इसमें पे, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है, तो चांदी। चलते हैं इसमें, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पृथ्वी के जो विभव है उसको हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई की तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना क्या होगा, R/4। चलते हैं इसमें, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, कैपेसिटर का। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, कैपेसिटर का। चलते हैं इसमें पे, विभव क्या निर्धारित करता है, तो आवेश प्रवाह की दिशा, जो पोटेंशियल और वोल्टेज क्या मतलब निर्धारित करता है, आवेश की प्रवाह की दिशा। चलते हैं इसमें, किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब कोई भी चालक तार है उसमें प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। चलते हैं इसमें, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो तंतु को गर्म करके। चलते हैं इसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है। देखिए विद्युत ऊर्जा किस में बदलते हैं हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा में, तो कौन सा, विद्युत मोटर।
विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को किसी में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन सी है, तो डायनमो एवं विद्युत मोटर। चलते हैं पे। प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए विभवांतर का, देखिए आमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो विद्युत धारा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आमीटर के नाम से, और विभवांतर नापने वाले यंत्र को किससे जानते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर के नाम से। चलते हैं क्वेश्चन पे। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, अति चालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, 0। चलते हैं पे। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का। चलते हैं पे। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसका उदाहरण है, अर्धचालक का। मतलब सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसका उदाहरण है, तो अर्धचालक के। चलते हैं सुन पे। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है, अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है, तो 0 ताप पर। चलते हैं पे। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो अनंत। मतलब कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। चलते हैं पे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अचालक। चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चालक है और अचालक है। चालक जिससे विद्युत धारा आसानी से आर पार हो जाए, उस जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं, चालक। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अचालक। जैसे धातु, धातु में क्या होगा, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, ये सबसे ये क्या है, चालक है। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, चालक है। उसी रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट का चमड़ा, ये सब क्या है, अचालक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अति चालकता के क्या लक्षण है, तो शून्य पारगम्यता। क्या है अति चालक का, शून्य पारगम्यता। चलते हैं पे। नव आविष्कृत मतलब कि नया खोजा गया उच्च ताप अतिचालक कौन सा है, तो सेरेमिक ऑक्साइड। चलते हैं पे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो सिलिकॉन। चलते हैं पे। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मतलब अर्धचालक में जो हम लोग अशुद्धियाँ मिश्रित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो डोपिंग। चलते हैं पे। डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो डायोड का। चलिए अब चालक से संबंधित मुख्य तत्व। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाती है। अगर चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चलते हैं पे। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुएं में तापीय वृद्धि तथा उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। तो कहने का आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगा, कमेगा। अगर एरिया घटाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा। चलते हैं इसको तुम पे। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है, तो चुंबक के दोनों किनारे पे। मतलब ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबक की शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो दोनों जो किनारा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। चलते हैं पे। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है, उत्तर और दक्षिण। चलते हैं पे। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल। चलते हैं पे। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। मतलब लौह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। चलते हैं पे। किसी चुंबक
की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होता है? तो चुंबक के मध्य में। चलते हैं दूसरे पे, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? जो प्राकृतिक चुंबक होता है वह किस धातु का अयस्क होता है? तो लोहा का। चलते हैं दूसरे पे, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं होता है? तो लटकने की लंबाई पर। चलते हैं दूसरे पे, चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगी, मतलब ऊपर की तरफ होगी। चलते हैं दूसरे पे, तरित्र या आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। चलते हैं सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म, जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को गर्म करेंगे उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? ऊर्जा के संरक्षण के। चलते हैं इस पे, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। चलते हैं इस पे, जब दंड चुंबक की लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। देखिए, चुंबक है उसको अलग अलग कितनों भागों में बांट देंगे तो वह चुंबक कैसे काम करेगा? स्वतंत्र चुंबक की तरह। चलते हैं तुम्हें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा। किसके धारा की दिशा। चलते हैं तुम्हें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। चलते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। चलते हैं इस पे, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। चलते हैं इस पे, रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। नाभिकीय पदार्थों का क्या है? ये नैसर्गिक क्षय। चलते हैं इस पे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एडरसन ने। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। चलते हुए, भारत किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण करता है? तो थोरियम का। चलते हुए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर। चलते हुए, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। चलते हैं क्वेश्चन पे, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। चलते हैं पे, सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए, सूर्य में अगर बोलेगा कि ऊर्जा कहाँ से आता है, कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलते हैं पे, रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने आदि में। चलते उसमें, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल का। चलते उसमें, ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 या 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? क्योंकि गामा किरणों के कारण। कोबाल्ट 60 से क्या निकलता है? गामा किरण। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? चिकित्सा क्षेत्र में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, मेसोन का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? हेडकी युकावा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक है? तो थोरियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर राजा रमन्ना। किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्टी में। चलते हैं उस पर, साइक्लोट्रॉन
साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो ये प्रोटॉन है। चलते हैं सुन पे, विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। चलते हैं पे, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय, देखिए परमाणु बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। चलते हैं इस पे, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरोड़ा। नरोड़ा कहाँ है? और नरोड़ा है, और क्या है यह? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं उस पर, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? तो ऑटो हॉर्न। किसने किया था? ऑटो हॉर्न। चलते हैं उस पर, यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन का। चलिए अब यहाँ पे क्या है? भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा, ये कहाँ है? राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोड़ा, नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापाड़, काकरापाड़ कहाँ है? तो गुजरात में। कैगा, क से कैगा, क से कर्नाटक में। फिर अगला क्या है? कुंडलकुलम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए इस तरह से हम लोग मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो फिजिक्स था, मतलब भौतिक विज्ञान था, उससे जितना सारा वन लाइन क्वेश्चन बन सकता था हम लोग उसको देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।